नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशन एंड मोटिवेशन से रिलेटेड संवेग और अभिप्रेरणा। इसके अंदर रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे पनिशमेंट के बारे में भी कि ये क्या होती है, किस तरह से होता है सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये आखिर कितना इम्पोर्टेंट है या किस तरह से कितना वेटेज दिया जाता है इसको सीटेट के पेपर के अंदर। तो देखिए, जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है 12 क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 के अंदर। और अगर मैं बताऊं तो देखिए 2019 जुलाई के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2019 दिसंबर के अंदर एक क्वेश्चन आया यहाँ से। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के अंदर वही आपके 6 क्वेश्चन आए हैं, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन 2019 जुलाई के अंदर था लेकिन दिसंबर के अंदर नहीं आया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी तरह से हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में ये किस तरह से करता है। इमोशनल डेवलपमेंट 9 क्वेश्चन आए हैं। 19 दिसंबर के अंदर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जुलाई के अंदर फिर नहीं आया था। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, कहाँ गया हमारा मोटिवेशन के अंदर देखेंगे जुलाई के अंदर आया है, दिसंबर के अंदर नहीं आया, तो ये 11 है। ठीक है, देखेंगे आप पेपर 1 और पेपर 2 कहीं ना कहीं अगर जो टॉपिक उठाते हैं ये सेम ही उठाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। ठीक है, चलिए इमोशंस सबसे पहले आपको पता होने चाहिए संवेग। ठीक है, संवेग क्या होता है आपका या क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी आपका एहसास, कोई भी जो चीज़ आप महसूस करते हैं वो सब संवेग हैं। ठीक है, इमोशंस हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं शायद उनको संवेग ज़्यादा मुश्किल लगे इमोशंस से। चलो हिंदी मीडियम को भी बता देते हैं। एक भावना जैसे डर, क्रोध, प्यार, खुशी, विश्वास, उदासी, ये सारी चीज़ें ये संवेग के मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, सारे हमारे संवेग के, खुशी, डर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आ जाते हैं इसके अंदर। एंगर, लव, जस्ट, ट्रस्ट, सैडनेस, सब कुछ। ठीक है, अब ये है इमोशंस इज रिलेटेड विद कॉग्निशन। हमने जब बात करी थी संवेग हमारे संज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेट करते हैं, ये हमारे जुड़े हुए हैं। जब हमने पिछले डेवलपमेंट वाली वीडियो में भी बात करी थी कि ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये वही एग्जांपल है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो एग्जांपल है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आप भूल जाते हैं चीज़ें, तो हो गया ना एग्जांपल कि ये जुड़ा हुआ है। चलिए, सारे लोग तो यही कहते हैं लेकिन एक बंदा ये है जोजोंग, ये कहता है कि भैया नहीं, हमारा जो कॉग्निशन और इमोशन है ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। एक ये बंदा कहता है। ठीक है, बाकी सब ये लोग कहते हैं कि सेम है, इसलिए इसका नाम याद कर लेना। ठीक है, इसका एक बार एस्टेट में भी क्वेश्चन आया है, एक बार रीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक बार सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया ये वाला। चलिए जोजोंग आ गया है। ठीक है, इमोशंस डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस। इमोशंस जो हमारे होते हैं ना वो हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो बंदा कॉन्शियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर चेतना होती है, उसी के अंदर तो इमोशंस होंगे। समझ रहे आप इस चीज़ को। जो बंदा कॉन्शियस है, जिसके अंदर चेतना है, जो चीज़ें समझ पा रहा है, वही तो होगा। कोई बंदा सो रहा है, सोते सोते उसके अंदर इमोशंस थोड़ी आ जाएंगे। कॉन्शियस होना चाहिए उसको, तभी उसके अंदर इमोशंस रहेंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा जाता है कि भैया मरने के बाद जो आपका लगाव होता है बंदे का वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जब जिंदा रहते हैं, ये मैं थोड़ी सी एस्थेटिक बातें कर रहा हूँ, आपके स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, ये यही है कि एग्जाम्पल तो ये भी हो सकता है ना कि आप जब जिंदा है आपके अंदर कॉन्शियस है, लेकिन जैसे आप मरे तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इमोशंस इज सब्जेक्टिव फीलिंग वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बंदा तो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, कोई बंदा जल्दी से खुश नहीं होता, तो ये हर बंदे के ऊपर अलग अलग होता है। किसी बंदे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी को नहीं आता। ठीक है, तो ये हर बंदे के हिसाब से बदलता रहता है। यही है ना, संवेग हर व्यक्ति से व्यक्ति तक बदलता है। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या का एक जटिल पैटर्न है। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। देखिए इसको समझना पड़ेगा।
हमने किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया है, कहीं ना कहीं इसका फ़र्क बहुत पड़ता है। जैसे अगर देखिए किसी बंदे को किसी चीज़ पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हो सकता है वो चीज़ गुस्से वाली नहीं थी, लेकिन उसने इंटरप्रेट उसको उस तरह से कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी समझ होती है ना, कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन, यहाँ से भी आप देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ है। कोई कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, रीजनिंग कमज़ोर होती है, तो वो हर बंदे पे ही, हर चीज़ के ऊपर ही ओवर रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये भी तो इमोशंस और कोग्निशन हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स पैटर्न है इनके बीच में, ठीक है। चलिए, इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एज वेल एज सोशल साइकोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। हमारे इमोशनल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और साइकोलॉजिकल भी आते हैं। कुछ बंदों को क्या होता है कि मान लीजिए डरते हैं तो डर के वो कांपने लग जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया। और साइकोलॉजिकल, भाई उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे उनकी जो समझ थी, जो उनकी साइकोलॉजी थी, वही चेंज हो गई एक तरह से, है ना। चलिए, इमोशंस आर इंट्रिंसिकेबली इंटरवीन्ड एंड मोटिवेशन विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में दिखा देता हूँ एक बार आपको। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाओं का अटूट हस्तक्षेप होता है। हमें जब सीखना है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा इमोशन इन्वॉल्व होगा ही होगा। हमें जब कोई नई चीज़ सीखनी है तो हमारे इमोशंस उसके अंदर होते ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन एडोलसेंस देयर इज एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ इज नोन एज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है कि मैं अपना खुद का नाम करूँ, मैं खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मेरे को बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, मेरे को तो अलग रूम चाहिए, मेरे को तो प्राइवेसी चाहिए। ये क्या है, ये सारा ऑटोनॉमी का पार्ट है। एंग्जाइटी एंड कंसर्न, उनको खुद के रिलेटेड जब कंसर्न होने लग जाती है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं जो भी, मतलब सारी चीज़ें, तो ये ऑटोनॉमी का पार्ट होता है ना। स्वायत्तता की होता है, भाई ये कर लेना, लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, है ना। हो गया। चलिए, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे जो डेवलपमेंट की रिलेटेड बात करी थी कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे सिंपल इमोशन कॉम्प्लेक्स इमोशन के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट हमारा क्या था, जनरल टू स्पेसिफिक था। जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर तो ये भी एक तरह से वही आ गया कि सिंपल से हमारे क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए, ठीक है। तो इमोशंस हमारे पहले सिंपल, बहुत जब छोटा बच्चा होगा तो उसके अंदर बहुत सिंपल इमोशंस पहले आएंगे, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स इमोशंस आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर 4 चीज़ें मेन आती है हमारी। पहला तो सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इमोशन, हमें खुद का पता होना चाहिए। जब हम इसको करेंगे ना, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे चेक की जाती है, तो ये 4 चीज़ें उसमें पहले चेक की जाती है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में पता है क्या। एक बार दिखा देता हूँ इसको हिंदी में भी भाई, हाँ ठीक है। ये लो, आत्म भावना, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। खुद के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, मैं खुद को मैनेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम पे जा पा रहा हूँ, अगर मेरे को कोई नहीं उठा रहा है मैं खुद से पढ़ पा रहा हूँ चीज़ें या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब खुद के ऊपर मेरा मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। कुछ बंदे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो एक तरह से देखें तो उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो कम होता है। सोशल अवेयरनेस, आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। सोशली आप कितने अवेयर हैं। मेरे को तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़िया नहीं है। हो सकता है मैं इसमें अच्छा हूँ, इसमें अच्छा हूँ, ठीक है। फिर अगला आता है, लास्ट आता है सोशल स्किल, कि मैं अब दूसरे बंदों के साथ मेरे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो उनको सोसाइटी के बारे में पता है, उनको ये भी पता है, खुद के इमोशंस के बारे में पता है, सेल्फ मैनेजमेंट भी वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन सोशल स्किल रिलेशन जो होते हैं ना, वो उतने उनके बढ़िया नहीं होते, ठीक है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती थी या अब भी हो जाती है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसे क्या कर रहा है,
तो वो सोशल स्किल्स हैं, है ना। मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा अपने अपने में रहता हूँ, तो ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है ना। चलिए, हिंदी में पढ़ ही लिया होगा भाई आप लोगों ने, ले ली ना स्क्रीनशॉट। चलो, इम्पोर्टेंट पार्ट है रीइंफोर्समेंट। ये देखो सीटेट में तो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं है, लेकिन DSSS और दुनिया भर के एग्जाम के अंदर ये आता है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लेना और समझ लेना। रीइंफोर्समेंट, पहली बात तो आपको रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन के अंदर कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट एक प्रोसेस है। रीइंफोर्समेंट क्या है, एक प्रोसेस है मेकिंग समथिंग स्ट्रोंगर, किसी चीज को स्ट्रोंग बनाने के लिए एक प्रोसेस है ना। पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या है, बल दे रहे हैं हम किसी चीज को। अब देखना, एक चीज बताऊंगा इसके अंदर, बहुत ध्यान से समझ लो इस चीज को, क्योंकि ये कंसेप्ट लोगों के बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता। जैसे ये चीजें, पहली बात तो रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, ये हैप्पीनेस देगा हमें, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब हम किसी बंदे को कुछ दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे दिया हमने, कोई स्टार दे दिया, कोई अच्छी बात कह दी उसको, तो उसकी वजह से वो खुश हो गया, ठीक है, तो वो रीइंफोर्स हो गया, है ना। अब देखो ये बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर को करता है। अब हमें ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है, आगे थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। नेगेटिव, जो हमें लगता है कि नेगेटिव बिहेवियर, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो खेलता रहता है, तो हमें खेल छुड़वाना है, तो भैया जो वो बिहेवियर है ना, वो तो उसका खेलना है ना। तो अगर आप रीइंफोर्समेंट दोगे, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होगा कि वो जो बिहेवियर है उसी को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि वो खेलेगा ही, समझ रहे हो। आगे इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, पनिशमेंट और जब रीइंफोर्समेंट के बारे में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आपको कुछ ऐसी चीजें हटा लेनी, ऑब्स्टेकल जो उसके बीच में आ रही थी, बच्चे के बीच में जो आपका नेगेटिव पुनर्बलन था, वो क्या होता है कि आप बच्चे के बीच में से आई हुई कठिनाइयों को दूर कर रहे हो जिससे उसका हो जाए। कोई बच्चा खेलना चाह रहा है, उसके पास जूते नहीं है ना, उसको कांटे चुभते हैं या ये चीज़ें हैं, तो आपने ग्राउंड की सफाई करवा दी कि बेटा खेल। किसी के पास जूते के अंदर कांटा लगा हुआ, आपने कांटा निकाल दिया, खेल। किसी बच्चे को कोई परेशान करते खेलते हुए, आपने वो बच्चे उधर से उठा दिए। किसी को पढ़ते हुए बच्चे परेशान करते हैं, आपने वो हटा दिए। तो ये सारे जो उसके कठिनाइयाँ थी ना, वो आपने हटा दी उसके लिए, ठीक है। अब आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है भाई, पनिशमेंट है जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। पहली बात तो यही समझ लेना, पनिशमेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट की वजह से हम खुश होंगे, पनिशमेंट की वजह से हम दुखी होंगे। हमें दुख इसलिए दिया जाएगा कि जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब पॉजिटिव में फिर वही है कि जब हमें कोई चीज़ ऐसी दी जाएगी जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, और नेगेटिव के अंदर आएगा कोई चीज़ हमसे ऐसी ली जाएगी जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ कुछ, आपको समझना। 4 पार्ट हैं हमारे, अगर मैं बताऊँ, यहाँ रीइंफोर्समेंट ले लिया, यहाँ पनिशमेंट ले लिया, तो इस जगह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो ये पार्ट कौन सा हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, नेगेटिव पुनर्बलन हो गया। तो देखिए मान लीजिए एक बच्चा है जो खेल रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने उसको डरा दिया, धमका दिया कि तेरे को खेलना नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका वो बिहेवियर क्या था, उसका खेलना था, ठीक है, प्लेइंग था उसका बिहेवियर, जिसको आपको रोकना है। जब आप उसको रोकने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे के लिए बढ़िया था आपने उसको दे दी वो चीज़, मतलब कि बच्चे के लिए बढ़िया इन द सेंस आपको लग रही है बढ़िया है ना, लेकिन बच्चा क्या करना चाह रहा था। जब बच्चे की इच्छा के खिलाफ चीज़ें होती है, वो सारी उसके लिए पनिशमेंट होती है। आपने उसका खेल का टाइम खत्म कर दिया, तो क्या हुआ, आपने खेल का टाइम उससे ले लिया, माइनस कर दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। बच्चा खेल के आया, आपने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, वो क्या हुआ, वो पॉजिटिव पनिशमेंट हुई, समझ आया। जब बच्चे से आपने कोई चीज़ ले ली, बच्चे से आपने, जब मैंने बात करी थी एनसीएफ के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट है, वो क्या है, जब बच्चे से आप उसका मोबाइल छीन रहे हैं या ये सारी चीज़ें छीन रहे हैं, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। हालांकि आपका मानना ये है कि बच्चा पढ़े, लेकिन जो चीज़ बच्चे को बढ़िया नहीं लग रही है ना, वो सब कुछ पनिशमेंट है, ठीक है। अब देखो रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट के बारे में बता दिया, एग्जाम्पल दे देके मैंने। अब एक चीज बताता हूँ, कोई चीज बच्चों के लिए हर बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अलग होती है।
जैसे लड़कियां होती हैं उनको खेलना पसंद नहीं होता, उनको बैठना पसंद होता है। आप उनको ये कहो कि चलो खेलो, तो वो तो उनके लिए तो पनिशमेंट हो गई। किसी बच्चे को ड्राइंग करना पसंद नहीं है ना, आपने उसको कह दिया ड्राइंग कर, तो वो तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। बल्कि किसी बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है तो उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट हो गया। किसी बच्चे ने होमवर्क अच्छा किया और उसको ड्राइंग करना पसंद नहीं था, और आपने उसको कहा कि चल ड्राइंग कर, तो वो तो कहेगा भैया इससे बढ़िया मैं होमवर्क ही ना करता, है ना, कि ये मेरे को ये मिल रहा है, तो वो पनिशमेंट हो गई ना उसके लिए। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी, पुनर्बलन स्क्रीनशॉट ले लो। सुहानी प्रक्रिया होती है पुनर्बलन हमारी, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है भाई, सजा, सब कुछ है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन समझो। अब मोटिवेशन किसके बेस पे होता है, नीड के बेस पे होता है मोटिवेशन, समझ लेना। इस वजह से इसको ये चीज़, अब मोटिवेशन में और रीइंफोर्समेंट में क्या है, रीइंफोर्समेंट तो एक प्रोसेस था जो हमारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, हमारे बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन जो हमारा मोटिवेशन है ये कहीं ना कहीं एक अंदर की फीलिंग होती है, ठीक है, ये अंदर की फीलिंग होती है जो हमारी, जिससे हम उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। रीइंफोर्समेंट की वजह से हम मोटिवेट होते हैं, समझ आ गया, रीइंफोर्समेंट की वजह से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मोटिवेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। मोटिवेशन हमारे अंदर क्या करता है, क्रिएटिविटी लाता है, क्यूरियोसिटी लाता है, हमारे अंदर रचनात्मक और जिज्ञासा की ओर लेके जाता है हमें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर बेटर देन एक्सटेंसिव मोटिवेशन। अब इसके अंदर भी मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। ये भी बड़ा ध्यान से समझ लो। जिस चीज़ के अंदर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना हमारा, कहाँ गया, हाँ, इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होगा वो हमारा बहुत अच्छा होगा, मतलब कि हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। बच्चे को खेलना पसंद है, वो इसलिए खेल रहा है ना, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक हमारा होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। बच्चा इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसको जीतना है ना, बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है, बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको साइकिल चाहिए, तो ये प्रोडक्ट है, लास्ट में उसको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ, है ना। बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको पढ़ना पसंद है ना, तो ये उसका प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया। लोग जिम इसलिए कर रहे हैं कि उसकी बॉडी बने, तो उसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। और कुछ लोग जिम इसलिए कर लें क्योंकि उनको जिम करना पसंद है, ये प्रोसेस है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत बढ़िया होता है, ये बेटर होता है, समझो इस चीज़ को। एग्जाम्पल जो ये लिखी हुई है ये बेटर क्यों है, क्योंकि भैया जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, इसी की वजह से हमारा चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो थोड़े दिन के लिए रहता है। जैसे कि अगर देखा जाए 1 जनवरी को भीड़ लग जाती है जिम में, लेकिन लास्ट में मार्च तक कितने लोग जिम करते मिलते हैं, कितने भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। जब बंदे को रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टूट जाता है। आपने कहा था साइकिल दिला दूंगा, आपने साइकिल नहीं दिलाई बच्चे को, अब पढ़वा लेना उसे, नहीं पढ़ पाएगा, है ना। या वैसे भी दिलवा भी दी तो वो हमेशा उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है मेटीरियलिस्टिक का, जो हमने बात करी थी कि वो बस उसी चीज़ के लिए पढ़ता है। अब वो पढ़ गया तो वो होगा, अब क्या करूं मैं। इसी वजह से जिनको आईएएस बनना होता है ना, तो उनको आईएएस बन के कुछ नहीं करना, उन्हें आईएएस की चाहिए बस कि आईएएस बन गया वो, ठीक है। तो आपको आईएएस का सक्सेस रेट पता है, मतलब कि आईएएस के बाद में, बनने के बाद कितने लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस बनना था, उन्होंने उसके आगे का तो कुछ सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे, जबकि ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो रहा है। मैं डेली हार रहा हूँ गेम में, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, डेली मैच हार रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी खेलूंगा। क्यों खेलूंगा, क्योंकि मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये चीज़ें हमारा बच्चा एक बार फेल हो गया, या बच्चा एक बार फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, इसी वजह से तो हम कंपटीशन खत्म कर रहे हैं। ये जेलसी लाता है बच्चे के अंदर, फर्स्ट आना था मेरे को, मैं फर्स्ट नहीं आया। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसको पढ़ना पसंद है, इसी वजह से तो हम एक्टिविटी अप्रोच लेके आ रहे हैं, प्ले वे मेथड लेके आ रहे हैं कि बच्चे को वो प्रोसेस को एंजॉय करे, ना कि वो लास्ट के लिए उसके लिए पढ़े कि मेरे को नंबर अच्छे लाने इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है। चलिए, बता दिया ये मेटीरियलिस्टिक एटीट्यूड करता है। देयर इज नो नीड इन रिवार्ड इन, हाँ,
इंट्रिंसिक मोटिवेशन में रिवार्ड की जरूरत ही नहीं होती। बताओ होती है क्या भाई? मेरे को डेली 4 से 5 खेलने देने जा रही थी मम्मी जब मैं छोटा था, तो मेरे लिए तो बढ़िया था, वही रिवार्ड था एक तरह से। तो जो जिस चीज़ को मैं करना पसंद करता हूँ, मेरे को बस उसी के लिए टाइम मिल जाए, मेरे लिए तो वही रिवार्ड है ना। उस चीज़ के लिए मेरे को अलग से लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में रिवार्ड का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन विच लीड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, हिंदी में पढ़ा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो आत्मनियंत्रण बढ़ाता है और जिस सीखने को स्व निगरानी की ओर लेके जाता है। हमें खुद की निगरानी खुद करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मोटिव क्या है समझ लो अब इस चीज़ को। मोटिव हमारा है एक इनर फोर्स है मोटिव, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर आता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जाता है ना। एक इनर फोर्स है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, तो वो हमारा मोटिव है। ठीक है, आंतरिक बल वह व्यवहारिक प्रतिक्रिया को व्यवहार प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। अब देखिए जो मोटिव होते हैं हमारे, वे दो तरह के होते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक होता है, शारीरिक, एक फिजियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल। एक जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो हमारी फिजियोलॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल जो हमारे माइंड से रिलेटेड है ना। अब देखो फिजियोलॉजिकल जिसके अंदर हंगर, थर्स्ट, सेक्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल क्या है, जिसके अंदर पर्सनल आ जाता है और सोशल आ जाता है। पर्सनल में जैसे फियर, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। सोशल में क्या है, अचीवमेंट मिल रहा है हमें, हमारी वाहवाही हो रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये हमारा सोशल हो गया। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये इस साइकिल के बारे में आ जाता है, हर पेपर के अंदर आता है। इस साइकिल को जरूर नोट कर लेना। इसके अंदर पहले नीड होता है, नीड की वजह से हमारी ड्राइव बनती है, ड्राइव की वजह से हम उत्तेजित होते हैं, उत्तेजित होने की वजह से हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनता है। ठीक है, उसकी वजह से हम कुछ अचीव कर लेते हैं, और जब कुछ अचीव कर लिया तो हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, और जब छोड़ दिया फिर हमको नीड होगी तो फिर हमारा वापस साइकिल घूमता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल साइकिल है, और ये हमारा मैस्लो का नीड हायरार्की मॉडल है, जिसके अंदर सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड है जो हमने बताया था, फिर सेफ्टी नीड आती है, फिर हमारी लव बिलोंगिंग आती है, फिर एस्टीम आती है, फिर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ये जो नीचे वाली होती है ना, इन्हीं को एक्चुअली अगर मैं बताऊं, इन दो को फिजियोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, और इनको साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं। पढ़ लेना भाई इनको। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हमारे वीडियोस के, तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे एक एक वीडियो का पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।